वेलकम ऑल, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण। व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं उनके मैं दो कारणों को मेन मानती हूँ, उन्हीं के अंदर एक्चुअली बाकी सब कारण आ जाते हैं। देखो, जो भी एक बालक होता है वो या तो अपने आनुवंशिकता के कारण होता है या फिर अपने वातावरण के कारण। तो पहला है आनुवंशिकता और व्यक्तिगत विभिन्नताएं। और यहाँ ये ध्यान देने की चीज होगी कि आनुवंशिकता में केवल माँ बाप के ही गुण नहीं आते, माँ बाप के अलावा दादा दादी, नाना नानी या और जो फोर फादर्स होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनके गुण भी बालक में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा वातावरण और व्यक्तिगत विभिन्नता। वातावरण क्या होता है? जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, मैं तो बोलूंगी कि जन्म लेने से पहले भी जब भ्रूण बनता है, वहां उसको कैसा एनवायरनमेंट मिलता है वॉर्म के अंदर, माँ के गर्भ के अंदर, वो वातावरण भी बच्चे के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं लाता है। वो वातावरण भी बच्चे के पे प्रभाव डालता है। तो वातावरण स्टार्ट हो जाता है माँ के गर्भ से ही, और मृत्यु तक जो भी आसपास का फैक्टर्स होते हैं वो उस पर इफेक्ट डालते हैं। तो वातावरण और व्यक्तिगत विभिन्नताएं। उसके बाद आता है हमारा कि शिक्षा में किस तरीके से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का हम यूज कर सकते हैं, या व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वो उसमें कक्षाओं का विभाजन हम कैसे कर सकते हैं। तो क्योंकि कोई भी चीज हम देखें उसका हम शिक्षा में इम्प्लीकेशन जरूर हमें देखना चाहिए, क्योंकि हम शिक्षा के ही साथ जुड़े हैं, टीचिंग का जो भी हम कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार कक्षाओं का विभाजन। देखो, हर तरह के बच्चे होते हैं, प्रखर बुद्धि वाले भी, मंद बुद्धि वाले भी, या एवरेज, अंधे, बहरे, हर तरीके के। एक ही कक्षा में इन सबको एक ही जैसा करिकुलम पढ़ाना ये कोई न्याय संगत नहीं है। तो देखा जाए तो सैद्धांतिक दृष्टि से तो ये बहुत अच्छी बात है कि इनको अलग अलग कक्षाओं में बांटा जाए या इन सबको अलग अलग पढ़ाया जाए। लेकिन क्या यह व्यवहारिक दृष्टि से सही है? और ये भी उस कंट्री में, अपने इंडिया जैसे जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, नहीं, बिल्कुल भी यह सही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। व्यक्तिगत भेद और कक्षा व्यवस्था। देखो, एक नॉर्मल क्लासरूम भी होता है ना, उसके अंदर भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको किसी मेथड से समझ आता है, कईयों को किसी मेथड से समझ आता है। तो टीचर को मैक्सिमम ज्ञानेंद्रियों का यूज जिसमें हो, ऐसे मेथड का यूज करना चाहिए। लेक्चर मेथड का भी यूज करना चाहिए, डिपेंड करता है कि किस बच्चे को कैसे समझ आ रहा है। व्यक्तिगत भेद और पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के लिए यहाँ हम यह लिख सकते हैं कि जैसे हर बच्चा अलग होता है, तो जितनी वैरायटी ऑफ कोर्सेज या सब्जेक्ट्स हम प्रोवाइड करा सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो हमें प्रोवाइड कराने चाहिए। उसके अलावा शिक्षण पद्धतियां जो हैं हमारी बच्चों के हिसाब से अलग अलग होनी चाहिए। उसके बाद हमारा टॉपिक बनता है, क्योंकि हम टीचर बनने जा रहे हैं और कल को प्रिंसिपल भी बनेंगे, तो प्रधानाध्यापक या टीचर या पेरेंट या जो भी बच्चों के साथ डील करते हैं, उनको इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जानकारी क्यों होनी चाहिए। तो अपने जो प्रिंसिपल है उसका देखते हैं। प्रिंसिपल को अपने टीचर्स को समझने के लिए, स्टूडेंट्स को समझने के लिए, जो क्लासेस हैं उनमें उचित विभाजन के लिए या वर्गीकरण के लिए, जैसे आपने देखा होगा ना, स्कूल्स में सेक्शंस बना देते हैं। ए सेक्शन होशियार बच्चों का, बी सेक्शन में थोड़े एवरेज स्टूडेंट्स, और सी सेक्शन में बिल्कुल डल स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं, है ना। फिर है उसके बाद पाठशाला में अनुशासन बनाए रखें स्कूल में, और
उचित शिक्षण विधियां यूज करें, सहगामी क्रियाएं जो होती है ना आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज, डिबेट वगैरह या जो भी इस टाइप के, और सभी स्टूडेंट्स का सही इवैल्यूएशन कर सके। उसके बाद आता है शिक्षक व्यक्तिगत भेदों को क्यों जाने। टीचर क्यों जाने? अपने स्टूडेंट्स को समझने के लिए, सब स्वयं को समझे कि व्यवहार, उसके खुद के व्यवहार का छात्रों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि उसको किस परिस्थिति में क्या व्यवहार करना है, जब बच्चा शरारत करता है तो उसे किस तरीके से प्यार से समझाना है, या काम नहीं करके आता तो उससे काम कैसे निकलवाना है। तो ये हर सारे व्यवहार के लिए हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। कक्षा की ठीक से व्यवस्था कर सके, उपयुक्त शिक्षण विधियों को अपना के अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सके, उचित सहगामी क्रियाओं का संचालन कर सके, और बच्चों का इवैल्यूएशन अच्छे से कर सके, उनकी क्षमताएं, योग्यताएं उनको ध्यान में रखते हुए ही उनको होमवर्क दे पाए कि बच्चा कितना कर पाएगा। उसके बाद आती है बात पेरेंट्स की। तो पेरेंट्स जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्यों जाने, या व्यक्तिगत भेदों या इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज उनको क्यों होनी चाहिए। तो पहला है अपने बच्चों के इंटरेस्ट, उनकी क्या कैपेसिटीज हैं, उनको समझ सके, ताकि उन्हीं के हिसाब से उनकी एक्सपेक्टेशंस भी हो और वो उनकी शिक्षा व्यवस्था भी कर पाए। जैसे कोई बच्चा अगर नहीं अच्छा कर पा रहा तो एक्स्ट्रा ट्यूशन या टीचर के साथ मिलकर कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी करी जाए ताकि वो अच्छे से कर पाए, उनके विभिन्न अंगों का उचित रूप में विकास कर सके। क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चे में अगर ये कमी है, हो सकता है उसको दिखाई अच्छे से नहीं देता है तो उसको स्पेक्स की जरूरत है, चश्मा लगवा दिया जाए। उन्हें घर पर उनकी क्षमता के अनुरूप ही कार्य करवाएं, और टीचर द्वारा जो दिया गया। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षणिक महत्व क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। मीन्स एक टीचर जो है जान करके किस तरीके से अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना सकता है, या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस तरीके से ढाल सकता है ताकि मैक्सिमम नीड्स स्टूडेंट की, हर अलग अलग स्टूडेंट की पूरी हो सके। क्योंकि मैंने बताया कि अलग अलग एबिलिटीज होती हैं, अलग अलग एटीट्यूड होता है। तो जैसे है कि हर बच्चे का पहला पॉइंट आप यहाँ देखेंगे कि हर बच्चे में अलग अलग एबिलिटीज होती हैं। देखा होगा आपने, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं छोटे होते से ही कि आधे घंटे में काम किया और खेलने भाग गया, और कई बच्चे तो 2-2.5 घंटे बैठे रहते हैं और उनको कुछ लर्न नहीं होता। तो ये मेंटल एबिलिटी की बात है। इसी तरीके से फिजिकल एबिलिटीज भी हर बच्चे की अलग होती हैं। तो टीचर को जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस बच्चे की कितनी एबिलिटी है, उसको किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से उसको काम करवाना है। उसके बाद आता है अभिवृत्तियों में भिन्नता। अभिवृत्ति मीन्स एटीट्यूड्स। हर बच्चे की रुचि या अभिवृत्ति जो है अलग होती है। किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट होता है, किसी को किसी में। ऐसा माना जाता है, देखो अभिवृत्ति का, कि गर्ल्स जो हैं, जो कलात्मक चीजें होती हैं उनमें ज्यादा अच्छी होती हैं, है ना। और बॉयज का ये मानते हैं कि उनका मैथ्स अच्छा होता है, गर्ल्स मैथ्स में ज्यादा अच्छी नहीं पाई जाती। तो उसके बाद आता है हमारा उपलब्धियों में विभिन्नताएं, डिफरेंसेस इन अचीवमेंट्स। हर बालक की उपलब्धि दूसरे बालक से अलग होती है, उसका वातावरण, योग्यता, ये सारी चीजें उसको अलग बनाती हैं कोई भी चीज अचीव करने से। तो उसके बाद आता है हमारा, ये तो तीनों जो हमारे विभिन्नताओं के प्रकार हो गए कि किस तरीके से एक टीचर जो है ये इन बातों को ध्यान में रखेगा कि किस बच्चे का क्या एटीट्यूड है, या किस तरीके से अचीवमेंट्स हर बच्चे की अलग हैं, ताकि उसको उसी एरिया में आगे वो डाले। उसके बाद आता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आईडी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पहला है पिछड़े बालक, जिसको आप बैकवर्ड चिल्ड्रन भी बोल सकते हैं।
कुमंदित यानी कि मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, अधिगम अक्षम बालक जिनको कि लर्निंग में कुछ भी सीखने में दिक्कत होती है। प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, बाल अपराधी यानी जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स, दृष्टि दोष वाले, शारीरिक दोष और समस्यात्मक बालक। तो पहली तरह का जो टाइप है आईडी का वो है वो बालक जो किसी भी क्लासरूम का कोई भी काम है वो उसमें पिछड़ा रहता है, तो इसीलिए उसका नाम है पिछड़ा बालक। और यहाँ ये कहना ये जरूरी रहेगा कि मंद बुद्धि बालक जो है ये जरूरी नहीं है कि पिछड़ा बालक जो है वो हमेशा मंद बुद्धि हो, उसके कई पिछड़ेपन के कई रीजंस हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं शनेल की, पिछड़ा बालक उसकी जीवन आयु के अन्य विद्यार्थियों की तुलना में विशेष शैक्षिक निम्नता व्यक्त करते हैं। और सिरिल बर्ट ने कहा है पिछड़ा बालक वह है जिसकी शैक्षिक लब्धि या शिक्षा अंक EQ यहाँ पे इमोशन क्वेश्चन ना होकर के एजुकेशनल क्वेश्चन है, मतलब शिक्षा में कितना उसने उपलब्धि हासिल करी है, एजुकेशनल क्वेश्चन है। जब उसके एजुकेशनल क्वेश्चन 85 से कम आता है तो उसको हम पिछड़ा बालक कह सकते हैं। तो EQ को निकालने का फॉर्मूला क्या है, EA/CA मल्टीप्लाई 100। EA का यहाँ क्या मतलब है, शैक्षिक उपलब्धि, और CA का मतलब यहाँ क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब उसकी वास्तविक आयु कितनी है, उसके हिसाब से उसने कितना अचीव किया है उसके परसेंटेज निकालते हैं, तो ये EQ या एजुकेशनल क्वोशंट हमारा निकल आता है। पिछड़ापन जो है वो दो तरीके का हो सकता है, सामान्य पिछड़ापन जिसको जनरल बैकवर्डनेस कहते हैं। ये जनरल है तो किसी भी विषय में दिखाई दे सकता है कि बच्चा लगभग जैसे मैथ्स में भी, साइंस में भी, इंग्लिश में भी, सब में ही कम मार्क्स आते हैं या सब में ही पिछड़ा हुआ है। और विशिष्ट पिछड़ापन होता है कई बार बच्चा किसी खास स्किल की वजह से, जैसे कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो बच्चे को मैथ्स में जो है परेशानी होती है, तो वो विशिष्ट पिछड़ापन होगा, किसी खास विषय में वह बच्चा पिछड़ जाता है बाकी और अन्य विषयों की अपेक्षा। पिछड़ापन की पहचान कैसे करी जा सकती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्डनेस। इसके 3 तरीके हो सकते हैं, ग्रुप टेस्ट या इंडिविजुअल टेस्ट करा के बच्चे का, ग्रुप में सारे बैठते हैं और इंडिविजुअल में एक बच्चे का इंडिविजुअल टेस्ट होता है। और अचीवमेंट टेस्ट यानी उपलब्धि परीक्षण, मतलब उसने कितना, कोई भी क्वेश्चन पेपर टाइप बना के दे दिया जाता है और उसमें उसने कितना अचीव किया है। उसके बाद आता है पिछड़े बालक की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है सीखने की धीमी गति। ऐसा बच्चा जो है धीमी गति से सीखता है। जीवन में ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई धीरे सीखेगा नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा तो उसको कुंठा, फ्रस्ट्रेशन तो फील होगी ही, और ऐसे बालक की प्रवृत्ति सामाजिक विरोधी कार्यों में होने की ज्यादा संभावना रहती है। व्यवहार संबंधी संभावनाएं भी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। और जन्मजात योग्यताओं की तुलना में शैक्षिक उपलब्धि कम होती है, जितनी होनी चाहिए उससे कम। सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षण ग्रहण करने में उनको विफलता मिलती है। जो नॉर्मल क्लासरूम में टीचिंग होती है उसमें उनकी अचीवमेंट अच्छी नहीं होती। उसके बाद है मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि या अति श्रेष्ठ बुद्धि का प्रमाण। और बुद्धि परीक्षाओं में जब इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं उनमें इंटेलिजेंट टेस्ट में 90 से 110 तक जो स्कोर होता है वो इतना ही कर पाते हैं। और नॉर्मल बच्चों की तरह क्लासरूम में या स्कूल के कामों में अयोग्यता शो करते हैं। अपनी और उससे नीचे की क्लास का कार्य करने में समर्था
दिखाते हैं। रीजंस क्या हो सकते हैं पिछड़ेपन या शैक्षिक मंदता के कारण? बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके, तो मेन हम डिस्कस करते हैं। जैसे सामान्य से कम शारीरिक विकास, ऐसे बच्चों का जो है फिजिकल डेवलपमेंट कम हुआ हो, शरीर में कोई दोष हो या कोई रोग हो। दोष में तो आप कह सकते हैं कि कोई टांग की प्रॉब्लम है, आंख में दिक्कत है, रोग में कोई भी को पर्टिकुलर बीमारी हो सकती है। उनकी आईक्यू जो है निम्न हो, मतलब सामान्य बुद्धि से कम हो, परिवार बहुत ज्यादा गरीब है या कुछ ऐसा बोझ है उसके ऊपर जो वो पूरा अचीव नहीं कर पा सकता अपना एकेडमिक्स में या अदर एरियाज में। परिवार का आकार बड़ा या परिवार के झगड़े, ये सब चीजें भी बहुत इफेक्ट डालती हैं एक बच्चे के। माता पिता की अशिक्षा, माता पिता की बुरी आदतें, माता पिता का दृष्टिकोण, तो ये सब थे कारण हो सकते हैं एक बालक के, बैकवर्ड चिल्ड्रन के। अब उसके बाद आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन क्या हो सकता है? पहला है कि जो जो भी हमने देखे ना कि जो भी रीजंस दिखाई दे रहे थे उनको उलट कर दो। उलट कर दो का मतलब है जो भी प्रॉब्लम्स थी उनके सॉल्यूशन वही होंगे। जैसे हमने देखा कि शारीरिक दोष है तो उनके दोषों को या रोगों का उनका उपचार कराया जाए। उनकी शारीरिक निर्बलता दूर करने के लिए दो ही चीज हो सकती है, या तो फूड अच्छा दिया जाए या फिर एक्सरसाइज की व्यवस्था की जाए। उसके अलावा है अगर बच्चा जो है गरीब है, निर्धन है, तो उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाए या स्कॉलरशिप वगैरह उसको अवेलेबल कराई जाए। उसके अलावा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने की उच्चतम आयु तक उसको जो अगर कमाना पड़ता है, गरीब घर से है, तो उसके लिए कोई ना कोई आजीविका का साधन या कोई भी कुछ ऐसा मनी जो है उसको प्रोवाइड करा के, ताकि वो पढ़ाई में अच्छे से अपना ध्यान दे सके, वो करना चाहिए उसके लिए। और बालक के जो परिवार का वातावरण है, कलह कलेश वगैरह है, उससे छुटकारा, मतलब उसका वातावरण में पॉजिटिव चेंजेस लाके अच्छे से ये दूर किया जा सकता है।